हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने एक टॉपिक लेके आए हैं फिजिक्स का फ्रिक्शन। क्लास 8 का टॉपिक है ये। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रिक्शन, सबसे पहले मैं आपको कुछ कंटेंट बताती हूँ कि हम फ्रिक्शन के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन, examples of frictions in daily life, example of friction in daily life, factor affecting the friction, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल, कि फ्रिक्शन की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इसके बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला टाइप है स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकेंड टाइप है रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सेकेंड इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, देन रोलिंग फ्रिक्शन। इसके बाद अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस फ्लूइड फ्रिक्शन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। इट इज एन अनदर टॉपिक ऑफ द फ्रिक्शन। ये सारे कंटेंट, इन सब की एक्सप्लेनेशन, डिटेल स्टडी एंड सम बेसिक एक्टिविटी जो आपकी बुक्स में दी गई है फ्रिक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, उन्हें हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है। फ्रिक्शन की डेफिनेशन, सो वी विल डू द डेफिनेशन ऑफ द फ्रिक्शन। डेफिनेशन क्या कहती है बेटा? इट इज ए फोर्स दैट रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। फ्रिक्शन के बारे में आपने फोर्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि फोर्स 2 टाइप्स की होती है, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो फ्रिक्शन एक टाइप की कॉन्टैक्ट फोर्स है। जब कोई 2 ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टैक्ट में होते हैं तब फ्रिक्शन एक ऐसी अपोजिट फोर्स जो हमें विजिबल नहीं होती या जो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट काम करती है, उसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। जैसे कुछ जनरल एग्जांपल्स आपकी बुक में भी दिए गए हैं। पहला एग्जांपल बुक में है कि जब हम कार पे, रेड लाइट पे आप कार को ब्रेक लगाते हो या किसी व्हीकल में ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक लगाने से या तो वो व्हीकल की स्पीड कम हो जाती है या व्हीकल रुक जाता है। तो ब्रेक क्या काम कर रहे हैं? ब्रेक क्या है? वो एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जो अपोजिट आपके मोशन को रोक रही है या उस मोशन को स्टॉप कर रही है। उसके अलावा देखिए, when we kick a ball and after some time it stops, this is due to the friction। यानी कि जब आप किसी बॉल को किक करते हो, ठीक है, किसी फुटबॉल को आपने किक किया तो आपने देखा कि कुछ टाइम के बाद या कुछ दूर जाने के बाद वो बॉल रुक गई। वो बॉल क्यों रुकी? क्योंकि बॉल ग्राउंड के साथ टच में थी और उन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स बनी और वो कॉन्टैक्ट फोर्स जो बॉल को मोशन से रेस्ट में ला रही है, वो कौन सी फोर्स है? इनविजिबल फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ से हमें 2 बातें पता चलती है। पहली इंपॉर्टेंट फ्रिक्शन के बारे में है कि फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, और दूसरी चीज ये है कि फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के या जो भी मोशन हो रहा है उसके अपोजिट लगने वाली फोर्स है। उसके अलावा देखिए, फ्रिक्शन जो है, जैसे अगर हम देखें कि हम बनाना पील पे, केले के छिलके पर हम फिसल जाते हैं, या मार्बल या टाइल पे पानी हो, चिकनाई हो तो हम फिसल जाते हैं इजीली, ठीक है। रेत में चलना हमारे लिए मुश्किल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये सीखने
को मिलता है कि जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड कर रहा है कि आपकी सरफेस कैसी है। तो इसके बारे में डिटेल में आगे से आगे पढ़ेंगे हम अपनी बुक के अंदर। नेक्स्ट देखो, ब्रेक अप्लाई करते हैं तो गाड़ी रुक जाती है या उसका मोशन अपोज होता है। उसके अलावा शूज के अंदर स्पाइक या सोल्स, शूज के जो सोल्स होते हैं उसके अंदर कांटे या उसमें डिजाइन कह सकते हो आप, उसमें स्पाइक्स टाइप के बने होते हैं जैसे बाइक के टायर्स में। तो वो क्या करते हैं, वो हमें यानी कि उस फ्लोर के साथ, उस ग्राउंड के साथ थोड़ी ग्रिप अच्छी बनाते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, इजीली वॉक कर पा रहे हैं, या फिर बेटा वो फ्रिक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। वो ग्रिप बनेगी तो अच्छे से हमारा पैर जमीन पे क्या होगा, जम जाएगा एक तरीके से, और हम स्लिप नहीं होंगे। तो शूज के अंदर सोल्स हैं, वहां पर भी फ्रिक्शन काम करता है। डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर फ्रिक्शन काम करता है। तो यहाँ से आई होप आपको फ्रिक्शन की डेफिनेशन, उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ में आए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द फ्रिक्शन। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द फ्रिक्शन, या कि कोज भी कह सकते हो आप, उन्हें फैक्टर्स भी कह सकते हो, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, जो फ्रिक्शन को इफेक्ट करते हैं। तो पहले प्लीज आप इसे नोट कर लीजिए। आई होप आपने नोट किया होगा। चलिए, फैक्टर अफेक्टिंग यानी कि फैक्टर्स को समझाने से पहले एक छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बतानी बहुत जरूरी है। क्या लिखा है मैंने कि बेटा, व्हेन वी ट्राई टू मूव वन ऑब्जेक्ट ओवर अनदर ऑब्जेक्ट, जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करने की कोशिश करते हैं, जैसे मेरे पास ये कोई सरफेस है और मैं पेन को या मार्कर को ऐसे इस पे मूव करने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप देख रहे हो कि ये रोल हो रहा है या इस पे मूव कर रहा है, कुछ टाइम बाद रुक रहा है, फोर्स लगाने के बाद रुक रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि द इरेगुलरिटीज, एक वर्ड यूज किया है इसने, इरेगुलरिटीज प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस गेट लॉक्ड विद वन अनदर। इरेगुलरिटीज का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर ये कि कोई भी सरफेस जिसके अंदर जब भी हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, चाहे कोई भी सरफेस कितनी स्मूथ हो, लेकिन जब हमें कोई सरफेस स्मूथ दिख रही है और हम उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें भी कुछ ऐसी इरेगुलरिटीज, कुछ अप्स डाउन ऐसे होंगे। तो वो इरेगुलरिटी हर सरफेस में होती है। सरफेस में इरेगुलरिटीज की बात कर रहा है कि जब हम एक सरफेस को दूसरी सरफेस में अगर हम उस पर मूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कुछ इरेगुलरिटीज होगी जो एक दूसरे में ऐसे इंटरलॉक्ड हो जाएंगी, जो आपस में क्या होगी, लॉक्ड हो जाएंगी, एक दूसरे को बांध लेंगी। सपोज कीजिए ये कोई सरफेस है, मेरे हैंड्स की फिंगर्स, ये कोई दूसरी सरफेस है, और जब हम इन दोनों में देखते हैं कि ये इनमें कुछ इरेगुलरिटीज है, और जब हम इसमें देखते हैं कि ये दोनों सरफेस एक दूसरे के ऊपर मूव करती है, तो कुछ इस तरीके से ये एक दूसरे में लॉक्ड हो जाती है। लॉक्ड होने का मतलब यहाँ पर ये था कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करते हैं तो उसमें कुछ इरेगुलरिटीज उनकी सरफेस पर होती है जो एक दूसरे में फंस जाती है, लॉक्ड हो जाती है। जैसे देखो, इसमें एक और छोटा सा एग्जांपल समझाती हूँ मैं आपको। अगर सरफेस थी, ये एक एग्जांपल हो गया। चलिए दूसरा देखिए, अगर हम देखते हैं कि कोई भी सड़क है या सरफेस है, उसके ऊपर कोई टायर चल रहा है या मींस गाड़ी चल रही है, तो इस टायर में भी स्पाइक्स होते हैं, इसमें भी कुछ अलग एक तरीके से इरेगुलरिटीज होती है, जो इरेगुलरिटीज इसमें क्या हो जाती है, आपस में लॉक्ड हो जाती है। उसके बाद क्या है, इंटरलॉकिंग ऑफ द टू इरेगुलरिटीज, यानी कि जो दो सरफेस है हमारे पास, उनके बीच में जो इरेगुलरिटीज है, अपोज द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर अदर, वो एक दूसरे के मोशन को क्या करती है, अपोज करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से आपका मोशन मींस जिसकी वजह से गिव राइज टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि उसके अंदर एक नई फोर्स निकल के आती है या एक इनविजिबल फोर्स हमें दिखाई देती है जो मोशन को अपोज कर रही है। दैट इनविजिबल फोर्स जो उस सरफेस में इरेगुलरिटीज से बन रही है, जो मोशन को अपोज कर रही है, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स उसे हम कहते हैं। तो आई होप इरेगुलरिटी का कंसेप्ट आपको समझ आया होगा।
नेक्स्ट कह रहा है कि फ्रिक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ द इरेगुलरिटीज ऑफ, इस बात से हमारे पास एक कंक्लूजन निकलता है कि फ्रिक्शन जो क्रिएट हुआ है वो इन इरेगुलरिटीज के बीच में जो इंटरलॉकिंग हुई है उससे क्रिएट होता है। अब देखिए ये कह रहा है इट डिपेंड्स ऑन, मींस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, ये इरेगुलरिटी का कांसेप्ट समझना बहुत जरूरी था। अब देखो फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द टू सरफेस, दो सरफेस यानी कि दो सरफेस आपस में जो कांटेक्ट में है उसमें जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है। सरफेस आपको पता है या तो सरफेस स्मूथ होगी या रफ होगी, ठीक है। अगर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मार्बल पे हम स्लिप हो जाते हैं अगर थोड़ा सा पानी हो या चिकनाई हो, क्यों? क्योंकि वो सरफेस स्मूथ होती है। मिट्टी में हमें चलने में दिक्कत होती है तो क्यों? क्योंकि वो सरफेस रफ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको यही समझाना चाह रही थी कि स्मूथनेस और रफनेस दोनों ही सरफेस के अंदर ऐसी इरेगुलरिटीज होती है। स्मूथ सरफेस ऊपर से स्मूथ दिख रही है आपको, लेकिन बेटा अगर हम उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसमें भी कुछ इरेगुलरिटीज मिलेंगी, परफेक्ट कोई चीज नहीं होती, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पर कि स्मूथनेस और रफनेस जो हमारी सरफेस की नेचर है उस पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शन डिपेंड करता है। फिर कह रहे हैं दूसरी चीज फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करती है, द फोर्स विद व्हिच टू सरफेस आर प्रेस टुगेदर, कि किस फोर्स से हम दो सरफेस में या दो सरफेस को प्रेस कर रहे हैं आपस में। जैसे एक मेरा हाथ एक सरफेस है, दूसरा हैंड दूसरी सरफेस है, अगर हम इन दोनों के बीच में ऐसे प्रेस कर रहे हैं और फिर हम इसको मूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें पता चलेगा हम कितने उससे प्रेशर से उसे प्रेस कर रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट कैसे मोशन दिखा रहा है। तो उसके बीच में क्या काम कर रहा है, एक तरह का फ्रिक्शन काम कर रहा है, ठीक है। एक नॉर्मली हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं, जैसे अभी सर्दियां चल रही है, सर्दियों में ठंड लग रही है तो हम क्या करते हैं, हमारे हाथ ठंडे हो जाते हैं तो हम ऐसे रब करते हैं तो हो हमारे हाथ गर्म। लेकिन डिपेंड कर रहा है, अगर आप नॉर्मली हल्के हल्के तरीके से कम प्रेस के साथ उसे रब कर रहे हो तो आपके हाथ में हीट प्रोड्यूस होगी या जो गर्म होंगे वो थोड़ी देर में होंगे। लेकिन अगर आप उन्हें टाइट से प्रेस करते हो, ऐसे टाइट करके प्रेस करते हो तो हाथ में हीट जल्दी प्रोड्यूस होगी। तो फ्रिक्शन जो होगा वो डिपेंड करता है कि आपने कोई भी दो सरफेस को कितने फोर्स से प्रेस किया है, ठीक है, कितने फोर्स से प्रेस किया है उस बात पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। उसके बाद एक बात का अच्छे से ध्यान रखना है आपको कि फ्रिक्शन कभी भी अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया पे, दो ऑब्जेक्ट के सरफेस एरिया के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है कि सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा या सरफेस एरिया कम है तो फ्रिक्शन कम, नहीं। फिर सरफेस एरिया पे फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया। फ्रिक्शन हमेशा इरेगुलरिटीज या आपने कितनी फोर्स से उस दो ऑब्जेक्ट को प्रेस किया है, या सरफेस रफ है या स्मूथ है, या उनके बीच में मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जिसको बोल सकते हो या एडेशन बोल सकते हो, कि वो इरेगुलरिटी से कितना बन रहा है, उस बात पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है। चलिए मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करके दिखाती हूँ इस चीज को समझाने के लिए। सो लेट अस डू एन एक्टिविटी, ओके। तो देखिए बेटा आपकी बुक में 12.1 एक एक्टिविटी दी गई है कि उसमें ये बताया कि अगर हम एक टेबल पे एक बुक को मूव कर रहे हैं प्रेस, तो कुछ देर जाने के बाद वो रुक गई है, ठीक है। अगर हम उसको अपोजिट साइड से मूव करेंगे ऐसे तो वो तब भी रुक रही है। तो इसका मतलब है यहाँ से ये पता चलता है कि फ्रिक्शन के कारण ऐसा हुआ, क्योंकि फोर्सेस कांटेक्ट में है, मतलब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है। यहाँ पर बुक जो है वो उस टेबल पे फोर्स लगा रही है और टेबल जो है वो बुक पे फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपोजिंग फोर्स है, जिसकी फोर्स ज्यादा है, उसका इफेक्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो टेबल की फोर्स हमें ज्यादा दिखी। चलिए अब हम तो चलिए बेटा अब हम देखते हैं यहाँ पर स्मूथनेस और रफनेस। जैसे ये टेबल स्मूथ है तो अगर हम इस पे बात करें स्मूथनेस या रफनेस की, ठीक है, तो स्मूथ सरफेस के ऊपर मोशन जो हो रहा है प्रॉपरली स्मूथली होता है, नॉर्मली आपको पता भी है। या अगर हम बुक का मोशन देखें, यहाँ पर बुक को मैंने इजीली मूव किया है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें कि अगर मैं इसके ऊपर कोई मैट, इस टेबल के ऊपर मैट या कोई ऐसे ये ब्लैंकेट या चादर यूज कर रही हूँ, ठीक है, और अगर अब मैं इसके ऊपर बुक को मूव करती हूँ तो बुक ज्यादा दूर तक नहीं मूव हो पा रही है, बुक ज्यादा दूर तक मूव नहीं हुई। तो इसका मतलब जो हमारी सरफेस है, या मैं इस मार्कर को मूव कर रही हूँ तो मार्कर भी ज्यादा दूर तक मूव नहीं हो पा रहा है।
तो यहाँ से हमें सीखने को मिलता है कि जो सरफेस होती है, अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम होगा, अगर सरफेस रफ है, क्योंकि रफ सरफेस में इरेगुलरिटीज ज़्यादा है तो इनके बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जिसकी वजह से आपका फ्रिक्शन भी बढ़ जाता है। रफ सरफेस में ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, स्मूथ सरफेस में कम फ्रिक्शन होता है, क्योंकि स्मूथ सरफेस जो होती है उसमें इरेगुलरिटीज कम होती है और रफ सरफेस के अंदर ये इरेगुलरिटीज ज़्यादा होती है, इसलिए ये बुक इस टेबल पे चद्दर के बिछाने के बाद मूव नहीं कर पा रही है या कम मूव कर रही है। आया आपको समझ? तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से फ्रिक्शन सरफेस पे डिपेंड करता है और फ्रिक्शन एक अपोजिट फोर्स होती है। तो चलिए बेटा आगे हम कंटिन्यू करते हैं। फ्रिक्शन ए नेसेसरी इविल। नेसेसरी इविल का यहाँ पर मतलब है कि फ्रिक्शन हमारे लिए ज़रूरी भी है और फ्रिक्शन हमारे लिए एक शत्रु या दुश्मन का या फ्रिक्शन होता है तो हमें नुकसान भी होते हैं। मतलब फ्रिक्शन के फायदे भी हैं और फ्रिक्शन के नुकसान भी हैं। तो फ्रिक्शन के एडवांटेजेस या फ्रिक्शन एज ए फ्रेंड की अगर हम बात करें कि वी कैन राइट विद पेन और पेंसिल, विद पेन और पेंसिल, मतलब फ्रिक्शन की वजह से ही हम लिख पाते हैं, चाहे वो लिखाई नोटबुक पे हो, चाहे मेरी तरह बोर्ड पर हो, चाहे चौक की हेल्प से हो, चाहे मार्कर की हेल्प से हो। आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम मार्कर से लिखते हैं कोई भी वर्ड तो मार्कर स्मूथ वर्क करता है, क्योंकि इस व्हाइट बोर्ड की सरफेस स्मूथ है तो इजीली मूव कर पाता है, उसमें फ्रिक्शन कम होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम ब्लैक बोर्ड की बात करें जिसकी सरफेस थोड़ी सी रफ होती है तो जब हम चौक से उस पर लिखते हैं तो हमें लिखने में थोड़ा सा एज कम्पेयर टू दिस व्हाइट बोर्ड हमें थोड़ी सी मुश्किल या वो इजीली हम उतना इजी हम उसे नहीं लिख पाते हैं। तो फ्रिक्शन जो है हमें लिखने में, चाहे पेन पेंसिल हो नोटबुक में, ठीक है, जैसे आप नॉर्मली नोटिस करते हैं हम कि अगर हम इस ब्लैक पेज की नोटबुक में लिख रहे हैं तो ब्लैक पेजेस जो हैं वो रफ सरफेस की तरह काम करते हैं तो हमें लिखने में मजा नहीं आता। लेकिन अगर हम व्हाइट पेजेस की नोटबुक लेते हैं, क्लासमेट्स की या कोई भी ब्रांड की या कोई भी कंपनी की व्हाइट पेजेस की नोटबुक लिखते हैं तो हमें कितना मजा आता है, स्मूथली हमारा पेन वर्क करता है। तो फ्रिक्शन हमें लिखने में मदद करता है। We walk on the floor with the help of friction। हम फ्रिक्शन की हेल्प से ही वॉक कर पाते हैं। हम फ्रिक्शन की हेल्प से वॉक कैसे कर पाते हैं, देखिएगा ध्यान से। जो फ्रिक्शन है वॉकिंग में, मतलब जब हम, जैसे ये फ्लोर हो गया या ग्राउंड है और ये हमारा फुट स्टेप है, ठीक है, तो जब हम दोनों में एक तरीके से हम चल रहे हैं तो फ्रिक्शन की हेल्प से ही ये इंटरलॉकिंग्स बनती है एक तरीके से रेगुलरिटीज के अंदर। तो फ्रिक्शन की वजह से ही जब हम अप्लाइड फोर्स लगाते हैं तो हम फोर्स लगा रहे हैं एक तरीके से फ्लोर पर और फ्लोर हम पर ही उतनी ही फोर्स लगा पा रहा है तो हम वॉक कर पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये तो फ्रिक्शन के एडवांटेजेस हैं कि फ्रिक्शन हमें किस किस तरीके से हेल्प कर पा रहा है। उसके अलावा एक और एग्जांपल है मेरे पास एडवांटेजेस में कि फिक्स अ नेल ऑन द वॉल, कि दीवार में हम कोई कील लगाते हैं या नेल फिक्स कर रहे हैं तो वो भी फ्रिक्शन की हेल्प से ही होती है। फ्रिक्शन की वजह से ये चीजें हो पाती हैं। अगर हम बात करें कि फ्रिक्शन जो है वो हमारे लिए या उसकी डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो फ्रिक्शन इट वीकन्स द मटेरियल। फ्रिक्शन के कारण हमारे मटेरियल वीक हो जाते हैं। जैसे नई बाईसाइकिल लेते हो आप तो नई बाईसाइकिल के टायर्स के अंदर जो स्पाइक्स होते हैं वो कितने अच्छे होते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप उसे यूज कर रहे हो, 1 2 3 साल पुरानी अगर आपकी बाईसाइकिल है तो उसके टायर घिस जाते हैं, उनके स्पाइक्स खत्म हो जाते हैं। वो किस कारण होता है कि जब आप उस साइकिल को रोड पर चला रहे हो, स्मूथ रोड भी है, मिट्टी में भी चला रहे हो, मतलब रोड की सरफेस या सरफेस जो है उसकी नेचर बदल रही है, रफ है, स्मूथ है, कभी बार बार यूज कर रहे हो तो उसके टायर फ्रिक्शन की वजह से उनमें फ्रिक्शन होता है जिसकी वजह से उसके टायर घिस जाते हैं, वो मटेरियल वीक हो जाता है। सिमिलरली ये चीजें हमारे मशीनरी पार्ट्स में भी होती है कि इट प्रोड्यूसेस द हीट इन द मशीन्स व्हिच डैमेज द मशीनरी या वेरियस पार्ट्स, कि जब भी हम कोई मशीन यूज कर रहे हैं उस मशीन में भी वो मशीन वर्क कर रही है, कोई भी मशीन दो सरफेस, तो उसमें फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है
जिसकी वजह से उसके मशीनरी पार्ट वीक हो जाते हैं और वो घिसने लगते हैं और वो कुछ सालों के बाद डैमेज होकर या मशीन के उस पार्ट को मतलब वो मशीन डैमेज हो सकती है या हमें उस पार्ट को रिपेयर कराना पड़ता है। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले की एग्जांपल बताया कि जब हम अपने दोनों हैंड्स को रब कर रहे हैं तो रब करने से क्या हुआ, आपस में फ्रिक्शन एक इनके बीच में मतलब एक तरीके से पार्टिकल्स के बीच में एडहेशन हो गया और उसकी वजह से क्या हुआ, हाथ गर्म हो गए। ठीक है, हाथ के अंदर भी हीट प्रोड्यूस हुई। या आपने पहले देखा होगा, कभी सुना होगा कि जो आदि मानव होते हैं, आदि मानव के टाइम में जब उन्होंने अग्नि की खोज की थी, मींस फायर्स को प्रोड्यूस किया था, तो स्टोन्स को रब किया था कि जब हम स्टोन्स को रब करते हैं तो क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस हुई और फायर बन गई। तो फ्रिक्शन में ये चीजें हैं जिसकी वजह से, जैसे हम शूज यूज कर रहे हैं बार बार तो जूते हमारे उनके सोल्स घिस जाते हैं। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब वो फ्लोर से बार बार टकरा रहे हैं या उनमें मतलब सरफेस में कांटेक्ट हो रहा है एक तरीके से, तो उससे हीट बन रही है जिसकी वजह से वो क्या हो गए, स्पाइक्स खत्म हो गए। तो फ्रिक्शन हमारे लिए फ्रेंड भी है, फ्रिक्शन हमारे लिए फो भी है, और वो फ्रिक्शन जो होता है वो नेसेसरी इविल इसीलिए कहलाता है। तो बेटा आज हमने सीखा कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं, फ्रिक्शन किन चीजों पे डिपेंड करता है, और फ्रिक्शन हमारे लिए फ्रेंड या फो की तरह कैसे काम करता है। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसमें ये पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन जो है उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशंस पढ़ेंगे, और फिर कुछ क्वेश्चंस भी, एक दो क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करेंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। तो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।